हैं साधना न्यूज का खास शो एस्ट्रोलॉजी की बात आचार्य लवभूषण के साथ। इस शो की आज का जो टॉपिक है वो है ग्रह। देखिए, आज हर एक मोड़ पर एक आम व्यक्ति जो है अपने आप को खोया हुआ सा महसूस करता है। वो ये नहीं जान पाता है कि मेरी परेशानियों का कारण क्या है, मैं इतना परेशान क्यों हूँ। कह सकते हैं कि कोई मानसिक तौर पर प्रताड़ित है तो कोई शारीरिक तौर पर प्रताड़ित है। लेकिन वो ये नहीं जान पाते हैं कि क्या मेरी कुंडली भी इसमें जरूरी हो सकती है, क्या मेरे ग्रह भी हो सकते हैं, या क्या कुछ और जो मेरे राशियों में है वो हो सकते हैं। तो उसके बारे में वो अच्छे से जान नहीं पाता है और इसी वजह से उसके जीवन में ज्यादा परेशानियां आती है और परेशानी का सामना करते करते उसकी पूरी जिंदगी निकल जाती है। तो आज इसी पर हम बात करेंगे ग्रह। आखिर ग्रह क्या होते हैं, ग्रह का हमारे जीवन में कैसे प्रभाव पड़ता है, जातक का जीवन में जो है ग्रह से क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। आचार्य जी, स्वागत है आपका शो में और आज के टॉपिक पर। धन्यवाद। आचार्य जी, हम यह जानना चाहेंगे कि जातक के जीवन पर ग्रहों के योग का क्या प्रभाव पड़ता है, क्यों ये इस प्रकार के परिणाम निकल करके सामने आते हैं। आप देखते हैं मानसिक तौर पर बहुत ज्यादा लोग परेशान रहते हैं, अपनी जिम्मेदारियां अपनी भागदौड़ की जिंदगी से इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि वो इन सब के बारे में सोच नहीं पाते हैं, ना जान पाते हैं। इसके बारे में आज जी जी पूजा जी, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ग्रहों के बारे में। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे हॉरोस्कोप में 9 ग्रह होते हैं और 12 भाव होते हैं। जो 9 ग्रह होते हैं ना, इसमें से कुछ ग्रह ऐसे हैं जिन्हें शुभ ग्रह कहा जाता है और कुछ ग्रह ऐसे हैं जिन्हें अशुभ ग्रह कहा जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि शुभ ग्रहों को शुभ ग्रह क्यों कहा जाता है और अशुभ ग्रहों को अशुभ ग्रह क्यों कहा जाता है। तो देखिए, शुभ ग्रह कौन कौन से हैं। शुभ ग्रह में आते हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु। ये सब शुभ ग्रहों में आते हैं। और अशुभ ग्रहों में शनि, राहु, केतु, ये सब अशुभ ग्रह में आते हैं। अब बात बच गई शुक्र की और बुध की। शुक्र ग्रह शुभ ग्रह भी है, अशुभ ग्रह अशुभ ग्रह भी है, लेकिन मोस्टली से शुभ ग्रह के रूप में जाना जाते हैं। और बुध ग्रह कैसा ग्रह है, जिसे हम नपुंसक ग्रह कहते हैं, जो शुभ भी होता है जो अशुभ भी होता है। ये इसे ऐसा इसलिए कहा जाता है कि ये जैसे किसी के साथ बैठ जाता है, ये वैसा हो जाता है। अब बात किया कि शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह। अब फिर बात आ गया कि देवता ग्रह और दानव ग्रह। देवता ग्रह को दानव ग्रह यही है, शनि, राहु, केतु, ये सब दानव ग्रह हैं। और जो शुभ देवता ग्रह हैं, ये फिर ये देवता ग्रह हैं। अब एक सबसे बड़ी बात आती है पापी ग्रह की। जो आपने सुना होगा, नाम सुना होगा कि ये पापी प्लेनेट है। पापी प्लेनेट में देवता प्लेनेट के भी कुछ प्लेनेट ऐसे हैं, ग्रह ऐसे हैं जिन्हें हम पापी प्लेनेट कहते हैं। जिसमें मंगल भी आता है। सूर्य, जिसे हम क्रूर ग्रह कहते हैं, पापी ग्रह ना कहते क्रूर ग्रह। क्रूर ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि सूर्य एक राजा है, राजा की तरह काम करता है। राजा का काम क्या है कि बात तो सबकी सुनेगा लेकिन लास्ट में अपने मन की करेगा। तो इसलिए मोस्टली राजाओं के बारे में एक थ्योरी भी लोगों के बीच में है कि ये राजा बहुत क्रूर है या ये राजा बहुत अच्छा है। तो इसलिए सूर्य को एक क्रूर ग्रह भी कहा जाता है। मंगल को पापी ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि मंगल एनर्जेटिक एनर्जेटिक ग्रह है। यह किसी की बात सुनता नहीं है। इसने अपनी ही चलानी है कि जहां पर भी बैठ जाएगा मंगल की ही चलेगी। इसलिए कहते हैं कि मंगल जहाँ बैठेगा वहां दंगल करेगा। तो मंगल ग्रह को देवता ग्रह होता हुए भी इसे पापी ग्रह कहा जाता है। बुध ग्रह जिसे नपुंसक ग्रह कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका ना खुद का कोई स्टैंड नहीं है। ये पापी ग्रह पर बैठ गया तो ये पापी जैसा बिहेव करेगा, ये शुभ ग्रहों के साथ बैठ गया तो शुभ जैसा बिहेव करेगा। इसलिए इसका खुद का कोई स्टैंड नहीं है। और ये सबसे छोटा ग्रह है सभी के सभी 9 ग्रहों में, तो इसलिए नपुंसक ग्रह कहते हैं। गुरु जो सभी का देवता है, सभी ग्रहों का देवता है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, गुरु ही एक ऐसा प्लेनेट है जिसके साथ कोई भी ग्रह दुश्मनी या शत्रुता नहीं रखता है। और बुध एक ऐसा ग्रह है जो किसी के साथ शत्रुता नहीं रखता है। आप मेरी बात समझ रही है। एक तो मैं हो गया कि मेरे साथ कोई दुश्मनी नहीं रखेगा क्योंकि मैं इतना एक्टिव हूँ, इतना समझदार हूँ। और एक मैं किसी से दुश्मनी नहीं रखता हूँ। तो बुध ऐसा ग्रह है जो किसी से दुश्मनी नहीं रखता है। और गुरु एक ऐसा ग्रह है जिससे कोई भी सामने वाला प्लेनेट, चाहे वो देवताओं का है चाहे वो दानवों का है, वो दुश्मनी नहीं रखता है। शुक्र एक लग्जरी का प्लेनेट है। वो सारा उसे मस्ती, शुक्र दानवों का प्लेनेट है, उसके अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। यहाँ तो वो आपका नेम देगा या आपको डिफेम देगा। शनि शनि एक ऐसा ग्रह है, देखो शनि की जो क्वालिटीज हैं वो सबसे ज्यादा है। शनि ईमानदारी का ग्रह कारक प्लेनेट भी है और शनि चालाकी का प्लेनेट भी है। यदि किसी के मन में अपने कहते हैं ना चालाकी आ गई, बेईमानी आ गई, क्रूरता आ गई, तो उसका कारण भी शनि है।
और शनि महाराज ये भी कहते हैं कि तुमने चालाकी कर दी तो तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं कर्मों का देवता भी हूँ, मैं जज का देवता भी हूँ। यदि किसी ने सही कर्म कर रहा है तो मैं उसको कर्मों को बहुत अच्छा फल दूंगा, और यदि कोई अच्छे बुरे कर्म कर रहा है तो मैं उसको बुरे फल दूंगा। तो यह भी शनि करवाता है, किसी के मन में चालाकी कराना यह भी शनि करवाता है। और जो मैं बात करूं राहु और केतु की, तो राहु का काम क्या है, किसी भी काम को बढ़ाना, किसी भी काम को डिले करना, उसने बात को इतना बढ़ा देना है कि सामने वाले की बात बस में ही नहीं रहती है। आज की जो टीवी टेक्नोलॉजी मोबाइल या जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये सब राहु है। जो रात को पार्टियां चल रही हैं, ये सब राहु है। जो ब्लैक कपड़े, जो आज नशा हो रहा है, ये सब राहु है। और केतु अध्यात्म है जी। अब देखो राहु जितना पार्टियां चलती हैं, अब देखो जैसे जैसे नशा बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे भक्ति भी बढ़ती जा रही है। आपने देखा होगा आज वैसे ही लोग अध्यात्म की तरफ भी जागरूक हो रहे हैं, और ये सब चीजें भी बढ़ रही हैं। तो केतु अध्यात्म है और राहु गलत जगह पे लेके जा रहा है, तो केतु सही जगह पे लेके जा रहा है। तो ये दोनों चीजें बराबर और बराबर चल रही हैं। तो ऐसे 9 ग्रह हैं। अब इनमें मैं आपको थोड़ा और बताना चाहूंगा कि शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह कहाँ बैठे अच्छे होते हैं और कहाँ बैठे अच्छे नहीं होते हैं। हमारे होरोस्कोप में 4 ऐसे भाव होते हैं, उपचय भाव, 3 नंबर भाव, 6 नंबर भाव, 10 नंबर, 11 नंबर भाव। यहाँ पर अशुभ ग्रह, पापी ग्रह और क्रूर ग्रह जितने ज्यादा बैठेंगे उतने ज्यादा जातक के लिए अच्छा होगा। जातक उतना ज्यादा नेम और फेम कमाएगा, जातक उतना अच्छा यूपीएससी में एग्जाम क्लियर कर पाएगा, अच्छा राजनीति में परफॉर्म कर पाएगा। पहले भाव में भी क्रूर ग्रह बैठे कुछ हद तक अच्छे होते हैं। और कुछ भाव ऐसे हैं जो बड़े शुभ भाव हैं, जैसे गृहस्थी का भाव, भाव नंबर 4, शादी का भाव, भाव नंबर 7, डियर फुलफिलमेंट का भाव, भाव नंबर 11। यहाँ पर शुभ और अच्छे ग्रह बैठना ही अच्छे होते हैं। और यदि यहाँ पर पापी ग्रह या क्रूर ग्रह बैठ जाते हैं, जातक को उससे संबंधित प्रॉब्लम, ये समस्याएं आती हैं। आचार्य की बहुत अच्छी जानकारी है ये कि इस प्रकार हमारे ग्रहों का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। साथ ही आचार्य जी, आज सबसे बड़ा मुद्दा होता है शिक्षा का। आज हर एक विद्यार्थी जो है वो शिक्षा के लिए सोचता है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसके बाद ही हम हमारे फ्यूचर को बना पाते हैं। और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि 10वीं जैसे ही बच्चे ने पास की, उसके बाद में जब वो 11वीं में आता है तो उसके लिए वो समय थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए ये जानना मुश्किल हो जाता है कि अब मैं क्या सब्जेक्ट लूं, कैसे आगे जाऊं, कौन सा लक्ष्य बनाऊं, कैसे फ्यूचर बनाऊं, कैसे सब कुछ फेस करूं। क्योंकि 10th तक तो उसने वो पढ़ा होता है जो नॉर्मली सबके साथ होता है, सबके साथ आता है। लेकिन 10th के बाद में हमारे रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। कोई आर्ट्स लेता है, कोई साइंस लेता है, कोई कॉमर्स लेता है, कोई क्या लेता है, सब्जेक्ट अलग अलग हो जाते हैं। सबके रास्ते, सबका लक्ष्य सब अलग हो जाता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो है ये ग्रहों का कैसे योग बनता है, कैसे शिक्षा के क्षेत्र में ग्रह को देखते हुए हम आगे जा सकते हैं। जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया पूजा जी आपने। मैं बताना चाहूंगा कि 10th तक की जो शिक्षा होती है वो हम भाव 4 से देखते हैं, और जो 10th के बाद की जो शिक्षा होती है उसे भाव 9 से देखा जाता है। यदि भाव 9 में सौम्य प्लैनेट या शुभ प्लैनेट आके बैठ जाए तो ऐसे जातक को कॉमर्स या आर्ट्स में लेनी चाहिए। और यदि 9th भाव का संबंध अशुभ ग्रहों से, पापी ग्रहों से या क्रूर ग्रह से बन जाए तो ऐसे जातक को मेडिकल या नॉन मेडिकल में जाना चाहिए। अब एक बार तो ये हो गया कि मेडिकल नॉन मेडिकल हो गया, और भी कॉमर्स या आर्ट्स हो गया। अब इसके बाद हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि वो मेडिकल या नॉन मेडिकल में आगे ग्रेजुएशन में जाके कौन से सब्जेक्ट में आना चाहिए। तो यह भी एक एजुकेशन का विषय है जिसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं और हम आगे भी चर्चा करेंगे। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि 9th भाव का संबंध यदि सौम्य ग्रहों से हो जाए तो जातक को कॉमर्स या आर्ट्स लेनी चाहिए, और यदि अशुभ ग्रहों से, पापी ग्रहों से हो जाए, जातक को मेडिकल या नॉन मेडिकल लेने चाहिए। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि मेडिकल और नॉन मेडिकल में क्या संबंध है। यदि मंगल का संबंध सूर्य से हो जाए तो जातक को मेडिकल लेनी चाहिए, और मंगल का संबंध यदि शनि से हो जाए तो जातक को नॉन मेडिकल लेनी चाहिए। तो अभी आपने बोला कि शुभ और अशुभ ग्रह भी होते हैं, तो इनका हम कैसे पता लगा सकते हैं कि शुभ ग्रह ये है हमारे लिए, अशुभ ग्रह ये है। क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर हम घर में रह रहे हैं तो बहुत सारी चीजें शुभ भी होती है और कुछ चीजें अशुभ भी हो जाती है। तो इसका कैसे पता लगा सकते हैं हम वास्तु के हिसाब से, एस्ट्रोलॉजी के? देखिए शुभ ग्रह वो होते हैं जो सौम्य ग्रह होते हैं।
देखिए, अब ये बात हमारे घर में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, जो सामने वाले की बात सुनते हैं और हमें भी लगता है कि ये मेरा काम कर देगा, हम काम इसको बोलो। जैसे घर में 8-9 मेंबर हैं या 5-6 मेंबर हैं, या ऑफिस में 5-6 मेंबर हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हमें लगता है कि इसको हम काम बोल देंगे, ये काम कर भी देगा, इसको प्यार से मनाएंगे, प्यार से काम कर भी देगा। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ना जो काम का सुनते ही पहले मना कर देंगे, हमें हमें काम मत बोलना, मुझे ये काम मत बोलना। तो हमें लगता है कि पहले से चिढ़ जाएगा, इसको काम बोलने का कोई फायदा नहीं है। तो इसी प्रकार से शुभ और अशुभ ग्रह होते हैं। शुभ ग्रह वो है, मैंने आपको बताया, चंद्रमा हो गया, बुध हो गया, गुरु हो गया, शुक्र हो गया। ये 4 सौम्य ग्रह हैं। शुभ ग्रह की बात नहीं, मैं सौम्य ग्रह, सौम्य ग्रह ऐसे होते हैं जो ना मासूम ग्रह होते हैं, कोमल ग्रह होते हैं, जो ये सामने वाले की बात सुनते हैं। तो यदि चौथा घर जो हमारे घर का हाउस है, वहां पर ये सौम्य ग्रह बैठ जाते हैं आके, तो आपके घर की घर गृहस्थी बहुत अच्छी चलती है। सब लोग आपके घर पे बात मानते हैं। और यदि यहाँ पे अशुभ ग्रह कर बैठ जाएं और 2 या 2 से ज्यादा कर बैठ जाएं, तो घर में समस्या रहती है। अब फिर आती है कि या तो सौम्य ग्रहों का और अशुभ ग्रहों का, कई बार ऐसा होता है एक सौम्य ग्रह का बैठ जाता है और एक अशुभ ग्रह का बैठ जाता है, तो कभी कभी झगड़े होते हैं, कभी कभी अच्छा रहता है। और यदि 2 अशुभ ग्रह कर बैठ जाएं, तो जैसे ही घर में घुसेगा तो घर होंगे। और यदि 2 शुभ सौम्य ग्रह कर बैठ जाएं, तो ऐसे घरों में हमेशा खुशी, हंसी मजाक और ये सब कुछ चलता रहता है। बिल्कुल आचार्य जी, हमने ये भी देखा है कि कई बार कुछ लोग जो है बहुत कुछ करने के बाद भी बीमार रहते हैं। हमने आमतौर पर देखा है कि उनका शरीर कभी भी ठीक रहता ही नहीं है, वो हमेशा शरीर की पीड़ाओं से ग्रसित रहता है। तो ऐसे में जो ये ग्रह है, ये सबसे ज्यादा हमारे किस अंगों को प्रभावित करता है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं ग्रह योग राशि इनकी वजह से ही होता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, मैं सोच रहा था कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी या हेल्थ एस्ट्रोलॉजी को हम अलग वीडियो में लेंगे, लेकिन एक हल्का सा मैं हिंट यहाँ पे दे दूंगा कि मेडिकल और हेल्थ एस्ट्रोलॉजी कैसे हमारे बॉडी को प्रभावित करती है। हमारी बॉडी का जो पहला भाव होता है, वह हमारा हेड को रिप्रेजेंट करता है, सिर को रिप्रेजेंट करता है। जो दूसरा भाव है, हमारी आंखों को या चेहरे को रिप्रेजेंट करता है। जो दूसरा भाव गले तक आता है, थ्रोट तक आता है। तीसरा जो भाव है, वो हमारे शोल्डर को और हमारी जो आर्म्स है, इनको रिप्रेजेंट करता है। चौथा घर है, वो हमारे चेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। फिफ्थ हाउस है, वो हमारे स्टमक को रिप्रेजेंट करता है। सिक्स हाउस स्टमक के निचले पार्ट को, लोअर बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। सातवां भाव हमारे जो कमर है, कमर के नीचे के जो जेनेटिकल पार्ट हैं, जो अंदर से परफॉर्म करते हैं, उनको करता है। एट्थ हाउस ऐसा है जो जेनेटिकल पार्ट का आउटर हिस्सा है, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। नाइन हाउस हमारे थाइस हैं। 10th हाउस हमारे घुटने हैं। 11th हाउस हमारे काफ हैं। और 12th हाउस हमारे पाँव हैं। तो जैसे मान लो सूर्य जिस भी हाउस में बैठ जाएगा, मान लीजिए सूर्य चौथे घर में बैठ गया, तो जातक को चेस्ट से संबंधित प्रॉब्लम रहेगी। ऐसे ही राहु जहां पर भी बैठ गया, राहु मान लीजिए 9 हाउस में बैठ गया, तो जातक को थाई से संबंधित प्रॉब्लम रहेगी। और ऐसे केतु जिस भी भाव में जाके बैठ गया, तो वह जातक के उस अंग भाव का ऑपरेशन छोटा या बड़ा पक्का करवाएगा। मैंने अभी देखा है कि कल एक बच्चे का चार्ट आया था जिसमें केतु दूसरे भाव में बैठा, तो मैंने उससे बोला कि आपकी गर्दन का कुछ ऑपरेशन या कुछ टाउनसिल का ऑपरेशन हुआ है। हाँ, तो उसने जाते मुझे बोला कि हाँ सर, मुझे टाउनसिल का ऑपरेट हुआ है। तो ये एस्ट्रोलॉजी इस तरीके के ऐसे प्रभावित करती है सामने वाले को। और इसमें मारक और बाधक भाव होते हैं। मारक भाव दूसरा भाव वो 7th हाउस है, और बाधक हाउस चार्ट के अकॉर्डिंग देख के बताया जाता है। चर लगन में अलग होता है, सिर लगन में अलग होता है, द्वितीय स्वभाव लगन में अलग होता है। यदि मारक और बाधक भाव आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग युति बना लें और एक साथ बैठ जाएं, तो जातक को क्रोनिक डिसीज होने के भी चांसेस रहते हैं। तो और कौन सी यदि बुध ग्रह है जो हमें स्टोन देता है, शनि ग्रह भी हमें जो स्टोन देता है, ये बुध ग्रह और शनि ग्रह भी आपस में युति बना लें या एक ऐसे भाव में जाकर बैठ जाएं, तो हमें या बुध नीच का हो जाए, तो जातक को स्टोन की समस्या हो जाती है। डिप्रेशन की समस्या, डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन हमें मरकरी देता है और कम डिप्रेशन हमें मून देता है। यदि मून ग्रह नीच का हो जाए और बुध ग्रह भी नीच का हो जाए, तो आदमी डीप डिप्रेशन में चला जाता है, गहरे डिप्रेशन में चला जाता है। और यदि चंद्रमा अच्छा हो और बुध खराब हो, तो आदमी नॉर्मल डिप्रेशन में जाकर बाहर भी आ जाता है। तो इस तरीके से हेल्थ एस्ट्रोलॉजी को हमारे हॉरोस्कोप में देखते हैं। इसका हम अलग से पूरा का पूरा एक चैप्टर लेंगे इसका। बिल्कुल आचार्य जी, जैसा कि अभी आपने कहा कि डीप डिप्रेशन जो होता है, जैसे कि बहुत ज्यादा गहरी मानसिकता रोग किसी को हो जाता है, तो ये कौन से ग्रह में सबसे ज्यादा देखा जाता है? ऐसा कौन सा ग्रह है जो मानसिक रोग ही हमें देता है? क्योंकि मानसिक रोग ऐसा रोग है आचार्य जी, जो हमारे शरीर को ही नहीं, हमारी पूरी जिंदगी को खराब कर देता है।
जब हम मानसिकता से ठीक नहीं रहेंगे, जब हमारा मानसिक ही ठीक नहीं रहेगा, हम तो शरीर की कैसे और काम कर सकते हैं, कैसे और अपने आप को बना सकते हैं, कैसे भविष्य की शुरुआत कर सकते हैं, कैसे परिवार में खुश रह सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा टॉपिक, जो सबसे बड़ा मेन जो मुद्दा है, वो तो मानसिक ही है हमारा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा तो मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा कि जी, आवाज आ रही है आपको? तो मैं जी इसमें बिल्कुल। बताना चाहूंगा कि बुध ग्रह और चंद्रमा ग्रह ही दो ऐसे प्लेनेट हैं जो जातक को डिप्रेशन देते हैं। इसके अलावा मैंने देखा है कि कुछ लोग इसमें चले जाते हैं, कोमा में चले जाते हैं। यदि पहले घर का स्वामी आठवें में चला जाए, पहले भाव का स्वामी आठवें भाव में चला जाए और साथ में 6 से और 12 से संबंध बनाए, तो ऐसा जातक कोमा में भी जाने की संभावनाएं रहती हैं और उसको डिप्रेशन भी हो सकता है। आचार्य जी, क्या ग्रहों की भी कोई जाति होती है? अगर होती है तो कौन सी होती है? ग्रहों की जाति, ग्रहों के वर्ण होते हैं। ये जैसे 4 वर्ण होते हैं, जो शुद्ध और ऐसे वैश्य, ऐसे ग्रहों के भी 4 वर्ण होते हैं। इनको अलग अलग वर्ण में डाला गया है। आचार्य जी, क्या रिश्तों का भी ग्रहों से कोई नाता होता है? जैसे आप और मैं हैं, अभी हम बैठे हुए हैं यहाँ, लाइव कर रहे हैं, दर्शकों को दिखा रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, तो ये भी क्या ग्रहों के अनुसार ही चल रहा है? बिल्कुल ग्रहों के अनुसार चल रहा है। यदि ग्रह हमारे साथ में नहीं होंगे तो हम ये शो नहीं कर पाएंगे, ये चीजें टेक्निकली सॉल्व नहीं हो पाएंगी। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब हम किसी से मीटिंग करने जाते हैं तो भाव 3 और भाव 9 एक्टिव होता है। यदि भाव का 3 का संबंध 9 से ना बनकर 8 से बन रहा हो, तो सामने वाला जातक हमें मिलता ही नहीं है, हम उसका इंतजार करके आ जाते हैं। और यदि जातक 3 का संबंध 9 से होकर 11 से हो जाए, तो जातक सामने वाला जातक मीटिंग करता भी है और वह मीटिंग फ्रूटफुल भी रहती है। आचार्य जी, आमतौर पर देखा जाता है कि आज की जनरेशन की अगर हम बात करें, तो आज की जनरेशन ये ग्रह, राशि, कुंडली, इन सब पर ज्यादा विश्वास नहीं करती है। और पहले जब हम हुआ करते थे, पहले हमारी जो पीढ़ियां हुआ करती थी, वो जो होती, घर की भी बात कर ले, घर में भी कुछ वस्तु या कुछ लेकर आते थे, तो उससे पहले देखते थे कि आज क्या वार है, क्या तिथि है, कैसे इसको घर में लाया जाए, कैसे इसका शुभारंभ किया जाए, वो सारी चीजें पहले हुआ करती थी। लेकिन आज के दौर में आज का युवा या आज की जनरेशन इन सबको नहीं मानती है। तो क्या सच में जातक के जीवन में ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, या फिर ये एक अंधविश्वास है? देखिए, बिल्कुल भी अंधविश्वास नहीं है, यह एक पूरी तरीके से साइंस है और ये वैसे साइंस की तरह ही काम करती है। आज के युवा एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते, तो मैं इसमें युवाओं की गलती ना मानकर इनको मैं हमारे एस्ट्रोलॉजर्स जो ज्योतिष हैं, हम लोगों की गलती मानता हूँ। क्योंकि हमने क्या किया, ज्योतिष को चमत्कार से जोड़ दिया, ज्योतिष को अंधविश्वास से जोड़ दिया। हमने लोगों को डराने का, जो कुछ हमारे समाज के लोगों ने इसको लोगों को डराने का काम कर लिया। इसमें लोगों को डरा कर धमका कर लोगों से पैसे ले लिए और उनके बाद में काम नहीं किए, जिसके कारण से आज का जो युवा है वह उनका जो पिछला एक्सपीरियंस देखता है, तो उस कारण से वह परेशान हो जाता है, वह पीड़ित हो जाता है। यदि मैं आपको बोलता चाहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि आप एक नारियल नदी में बहा कर आए, तो वो नदी में नारियल के साथ साथ में प्लास्टिक की थैली भी बहा देते हैं, जिसके कारण से उन्हें राहु के अच्छे फल मिलने की बजाय बुध के बेकार फल मिलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने प्लास्टिक को पानी में बहा दिया। जो प्लास्टिक की थैली है वो मरकरी है, वो बुध है। यदि आपको बुध के अच्छे उपाय लेने हैं, तो आपको हरे मूंग को बहाना पड़ता है। जैसे ही आपने थैली को पानी में बहा देते हैं, तो आपका बुध ग्रह खराब हो जाता है। तो इस प्रकार से ना लोगों ने इनको समझा नहीं। जैसे किसी ने एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया, उन्होंने इसको अच्छे से समझाया नहीं। अभी दो लोग देखो, सीवरेज का पानी चंद्रमा के पानी पीने वाले में मिला रहे हैं। सीवरेज जो है वो राहु है, तो राहु के अच्छे उपाय भी, अच्छे फल भी हैं और राहु बुरे फल भी देता है। लेकिन जैसे ही राहु का गंदा पानी अपने पानी पीने वाले पानी में मिला दिया, तो आपने चंद्रमा और राहु का मिलन कर दिया। जिस जिस जातक ऐसा का काम कर रहा है, उसका तुरंत राहु खराब हो जाएगा और को आने वाले पीढ़ियों को वह अच्छे फल नहीं देगा। इसको हमें समझना होगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, लेकिन इसको चमत्कार के रूप में देखना या इसको ऐसे बोल देना कि आप सामने वाले को धमकाना, या हम ऐसे काम करेंगे तो ये युवा पीढ़ी हम पे विश्वास नहीं करेगी। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आचार्य लवभूषण इस पे पूरा इंडिया में, भारत में और आपके चैनल के माध्यम से भी एक कैंपेन चला रहा हूँ कि
एस्ट्रोलॉजी चमत्कार नहीं, एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है। इसे हर युवा को, हर जातक, वो किसी भी धर्म का है, चाहे वो किसी भी देश में रह रहा है, तो एस्ट्रोलॉजी देश काल परिस्थिति के अनुसार सामने वाले को प्रभावित करती है। उसको अपने लाइफ के बहुत अच्छे डिसीजन एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ही लेने चाहिए। ये सब जानकारियां बहुत कम लोग दे पाते हैं, क्योंकि कई जो एस्ट्रोलॉजर है इसको चमत्कार भी बोल देते हैं, जिसकी वजह से युवा भ्रमित भी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसे केस देखे भी गए हैं। तो हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि शुभ ग्रह कौन से होते हैं, ताकि वो ग्रह का अंदाजा लगा करके वो अपने आप को बना सके, अपने काम को बना सके। तो शुभ ग्रह कौन कौन से हैं? देखिए, शुभ ग्रह देवता ग्रह होते हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु। ये 5 ग्रह शुभ ग्रह की स्थिति में आते हैं। बुध, शुक्र, शनि, राहु और केतु। सॉरी, बुध को इसमें छोड़ देते हैं। शुक्र, शनि, राहु और केतु ये शुभ ग्रह हैं। और बुध ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो शुभ ग्रह की तरह शुभ ग्रहों के साथ में बैठ जाए तो शुभ फल देता है, बैठ जाए तो अशुभ फल देता है। तो 9 ग्रह हैं, 4 इसमें से शुभ ग्रह हैं और 4 इसमें से अशुभ ग्रह हैं, और एक नपुंसक ग्रह है जो जिसके साथ में बैठ जाता है वैसा ही फल देता है। जी, आपने देखा होगा कि सकारात्मक और मतलब नकारात्मक फीलिंग्स, यानी कि जो हम महसूस करते हैं, ये सब भी हमारे साथ होता है। तो ग्रहों में भी होता है। अब जैसे कि कई कहते हैं कि हमें बुरी शक्तियों का आभास होता है, कई लोग कहते हैं कि हमें बुरी शक्तियों का आभास होता है, हमें दिखता है, ये सारी चीजें हैं। तो क्या नेगेटिविटी भी है पॉजिटिविटी के साथ में? तो ये भी कोई राशि और ग्रहों के योग होते हैं? तो किस ग्रह में हमें इस प्रकार के नेगेटिव थिंकिंग आती है और पॉजिटिव थिंकिंग किस ग्रह में होती है? देखिए, इसमें एक हमारी कुंडली में हम एक इंट्यूशन योग भी बनाते हैं। जब चंद्रमा के साथ में केतु किसी भी कुंडली किसी भी भाव में जाकर बैठ जाए तो ऐसा जातक इंट्यूशन योग बनाता है, उससे पहले से उनके उनका आभास होने लगता है। और छठे भाव में चंद्रमा और केतु बैठ जाए तो ऐसे जातक की थर्ड आई बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाती है। जो मेडिटेशन में काम करता है तो उसका कनेक्शन भगवान के साथ में, गॉड के साथ में बहुत जल्दी हो जाता है। देखा होगा कि ऐसे कुछ महापुरुष भी हुए हैं, ऐसे कुछ संत भी हुए हैं जिनकी कुंडली में थर्ड आई एक्टिवेशन, जिन्होंने थर्ड एक्टिवेशन बहुत जल्दी कर लिया, जिनका ध्यान मेडिटेशन बहुत जल्दी लगता है और जो गॉड से अपने आप को बहुत जल्दी कनेक्शन कर लेते हैं। या वो भविष्य में आने वाली चीजों को पहले से ही देख लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसी इंट्यूशन योग बोलते हैं कि चंद्रमा के साथ केतु आकर बैठ जाता है और छठे भाव में आकर बैठ जाए तो जातक मेडिटेशन करे, भगवान को माने, तो उनके ये योग बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाता है। लगने का योग है, नजर लगने का योग भी चंद्रमा ही बनाता है कि चंद्रमा के साथ राहु, शनि या केतु भी आकर बैठ जाता है तो ऐसे जातक को नजर भी बहुत जल्दी लगती है। आचार्य जी, आमतौर पर कई ऐसे केस भी हमारे सामने आते हैं कि व्यक्ति जो होता है दूसरों के साथ ना उठकर बैठकर वो अपने आप से बातें करता है, वो अपने आप को ही अपना मित्र, अपना शत्रु, अपने आप को ही सब कुछ मानता है, और कुछ अच्छा होगा तो अपने आप को बताएगा, कुछ बुरा होगा तो अपने आप को बताएगा। तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा आपको जानना चाहिए। देखिए, ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया। एक्चुअली में क्या होता है, जातक ऐसा क्यों ऐसा करता है? यदि पहले भाव का संबंध 8वें भाव से होकर छठे और 12वें भाव से जाए और चंद्रमा के साथ केतु, राहु या शनि आकर बैठ जाए, तो ये राहु आकर बैठ जाए तो राहु का काम क्या है? इल्यूजन पैदा करना है, भ्रम पैदा करता है। तो आपने देखा होगा ना, कुछ लोग ऐसे हैं जो रात को नींद में चलने लगते हैं, वो अपने आप से बातें करते हैं, उनको मालूम नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, कभी हम अच्छी बातें कर रहे हैं, कभी हम बेकार बातें कर रहे हैं। क्योंकि जब चंद्रमा राहु के साथ में आकर बैठ जाता है तो जातक के मन में ना इल्यूजन, भ्रम ये पैदा होते रहते हैं। जातक को ना कुछ अजीब अजीब सी घटनाएं दिखती रहती हैं। जातक को ये लगता है कि मेरे साथ ये ना हो जाए, मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। उसे नेगेटिव चीज, पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव चीजें ज्यादा दिखती हैं, वह डरता रहता है वैसे। तो यह सब तभी होता है जब चंद्रमा पीड़ित होता है और चंद्रमा और उसका लगन लॉर्ड भी पीड़ित होता है। उसके बाद पादक और मार्ग ग्रहों की युति भी होती है। तो ये एक लंबा विषय है जिसे जातक के चार्ट को देखकर ही बताया जाता है। लेकिन चंद्रमा के साथ में राहु आकर बैठ जाता है और बुध के साथ भी राहु आकर बैठ जाता है, तब ये चीजें जातक के साथ पॉसिबल है। तो आचार्य जी, ये हम कैसे पता लगा पाएंगे कि चंद्रमा उसका मतलब कि अभी शत्रु है, चंद्रमा उसके इस राशि में आकर बैठा हुआ है, या हमें कैसे पता लगे कि चंद्रमा का दोष है उसके ऊपर? देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास ही जाना पड़ेगा। यदि आप खुद घर से पता लगाने की कोशिश करें तो हो सकता है कि आप उसको अच्छे से ना पढ़ पाए। लेकिन फिर भी मैं आपको आपके हॉरोस्कोप से देख के बता देता हूँ कि चंद्रमा 8वें घर में हो और चंद्रमा 12वें घर में हो, चंद्रमा छठे घर में हो, इन 3 घरों में चंद्रमा अच्छा नहीं माना गया है। और चंद्रमा सिर्फ गुरु के साथ में ही, सूर्य
और चंद्रमा मंगल के साथ में भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। चंद्रमा एकमात्र गुरु जुपिटर प्लेनेट एक ऐसा प्लेनेट है जिसके साथ में वह अपने आप को कंफर्टेबल मानता है। इसके अलावा वह किसी भी ग्रह के साथ में बैठ जाता है तो वह अनकंफर्ट हो जाता है। चंद्रमा में से रिलेटेड उनको जातक को प्रॉब्लम आती है, या तो चंद्रमा अकेला बैठे, या चंद्रमा शनि के साथ बैठ जाए, राहु के साथ बैठ जाए, केतु के साथ बैठ जाए, मंगल के साथ बैठ जाए, सूर्य के साथ बैठ जाए, या चंद्रमा शुक्र के साथ भी बैठ जाए, तभी भी जातक को के सामने वाले को प्रॉब्लम दिखाता है। चलिए मैं एक बात आपको छोटा सा एक बहुत अच्छा योग यहाँ बताता हूँ। आपने बहुत सी लेडीज में देखा होगा कि उनके सास और बहू की आपस में नहीं बनती है। तो ये देख लेना कि अभी अभी आपका जो साधना टीवी चैनल देख रहे हैं, अभी अपना हॉरोस्कोप खोल लें। जिनकी सास और बहू की आपस में बिल्कुल नहीं बनती है, उनके चंद्रमा और शुक्र वो साथ में एक ही ग्रह में बैठे होंगे। और यदि बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि बनती है, लेकिन फिर भी एक घर में रहते हैं, लेकिन लड़ाइयाँ बहुत ज्यादा रहती हैं, तो इसका मतलब राशि में होगा, शुक्र चंद्रमा की राशि में होगा, या फिर बिल्कुल सातवीं दृष्टि से एक दूसरे को देख रहे होंगे। और यदि बिल्कुल भी युति नहीं बना रहे हैं तो ऐसे में चंद्रमा सास और बहू की आपस में बहुत ज्यादा बनती है। अभी आप अपने हॉरोस्कोप में चेक कर लीजिएगा। ऐसे भी मैं बताता हूँ, ऐसा भी एक योग बताता हूँ कि सामने वाले के बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं। सूर्य और शनि यदि आपके हॉरोस्कोप में इकट्ठा बैठा हुआ है तो ऐसे जातक के बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं। सूर्य राहु के साथ बैठ जाए तो भी बाल झड़ते हैं, सूर्य केतु के साथ बैठ जाए तो भी बाल झड़ते हैं, क्योंकि सूर्य हमारा ये जो सिर का ऊपर का पार्ट है ये है। तो इन सबके उपाय भी हैं। यदि आप और यदि आप गोरा होना चाहते हैं, यदि आप अपने चेहरे पे ग्लो लेके आना चाहते हैं तो शुक्र ग्रह और दूसरा भाव पीड़ित है तो सामने वाले को दिक्कत रहती है। तो शुक्र ग्रह पीड़ित है तो चेहरे में भी ग्लो नहीं रहता है, बहुत जल्दी चेहरा आदमी का डल हो जाता है। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीजें हैं बहुत, और इनका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में बहुत अच्छा है। जिम की बात करते हैं तो जो बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं उनको 3, 6, 10 और 11 में भी मंगल होगा तभी जिम वो बॉडी बिल्डर पाएंगे। कुछ लड़के ना बिल्कुल दुबले पतले होते हैं, उनका मंगल के साथ केतु का लिंक हो जाए, उनका जो मसल्स हैं वो बिल्कुल पतले हो जाते हैं। और यदि मंगल के साथ राहु आ जाए तो बंदा हट्टा कट्टा और बढ़िया बॉडी वाला होता है। तो ये सब बहुत सारे छोटे छोटे योग हैं जो मैंने आपको अभी आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताने की कोशिश की है। और यदि आप किसी भी समस्या से पीड़ित हैं तो उनका आपकी कुंडली को देखकर उपाय भी हो सकते हैं। जी, कल का क्या टॉपिक रहेगा हमारा, इसके बारे में दर्शकों को थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए। कल हम हेल्थ के बारे में बात करेंगे, हेल्थ एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात। भी आपने मुझे बोला कि हेल्थ का बात किया तो इसी के ऊपर कल चर्चा करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी इस शो में जुड़कर दर्शकों को जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। आपको इसी समय पर हमारी